चार मूर्ख की कहानी। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। इस कहानी में चार मित्र होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं कि उनमें से ज्यादा मूर्ख कौन है। कहानी बहुत ही मजेदार और हंसने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों पूरा मूर्ख और बेवकूफ थे। एक दिन वे चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में उनमें शर्त लगा लिया कि उनमें से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है और बेवकूफ कौन है। आपस में वह यह तय कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव में बूढ़े बुजुर्गों के पास चलकर ही पूछा जाए। वही हमारा फैसला करेंगे कि हम लोग में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। चारों चलकर पहुंच गए गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास, जो चौकी पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने कहा कि हम यह पूछना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। अब तो गांव के बुजुर्ग थे। उनमें से एक ने कहा कि हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि ज्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात हो, ऐसी कोई घटना हो, कोई किस्सा हो, तो हमें बताओ। उससे हम तय कर पाए कि चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। चारों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मैं ससुराल से अपनी पत्नी को लाने के लिए जाना था। क्योंकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, ससुराल में ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ी हाँ हूं में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि सिर्फ हाँ या ना, बस यह दो ही शब्द कहना है। मैं ससुराल पहुंच गया। ससुराल की आंगन में ही बैठे थे। कुर्सी पर हमारा ससुर बैठे थे। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे और कहा, आइए मेहमान जी, आपका समाचार सब ठीक तो है। मैंने कहा ना। तो वह चौंक गए। पूछा, क्यों, कोई परेशानी है। मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है। मैंने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है मेहमान जी को कोई रुपये पैसा की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई तंगी है रुपया पैसे की। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके रुपये पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वह इंतजाम भी कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और मेरे सामने रखा, तो मुझे कहा कि लीजिए खाना खाइए। मैंने कह दिया ना। ससुर जी ने सास से कहा, चुपके से एक तरफ जाके, कि हो सकता है इनके रुपये पैसे की परेशानी है तो खाना खाने का मन ना हो, एक बार और पूछ कर देख लो। मेरी सास ने कहा, खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है। मैंने कहा ना। फिर वह मेरे सामने से थाली लेकर चलेंगे और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। इसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। दामाद जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उसने उसके बिस्तर लगा दिया गया। वह भी सो गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा कि मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक मेरे पेट में चूहे कुत्ते रहेगा। उसे लगा कि उठकर रसोई में
कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने का मिल ही जाएगा। तो वह उठकर रसोई घर की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया, तो वहां एक हाड़ी में लड्डू रखे थे। उसने धीरे से हाड़ी का ढक्कन उठाया, एक लड्डू उठाया और मुंह में रख लिया, और जैसे ही हाड़ी को ढक्कन वापस रखने लगा तो ढक्कन हाथ से गिरकर टूट गया। नीचे गिरने के कारण टूट गया और उसकी आवाज हुई तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और वे लड्डू को मुंह में ले रखे दामाद जी भाग गया और अपने कमरे में घुस गया और चादर ओढ़कर सो गया। सास को लगा कि पता नहीं क्या बात है जो दामाद जी अचानक से भागकर क्यों गए हैं। उन्होंने अपने पति और बेटों को जगाया कि जाओ जरा दामाद जी से पूछो कि क्या बात हो गई, इतनी रात को वे ऐसे भागकर क्यों गए थे। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में आए तो वो चादर तानकर सो रहा था। उन्होंने चादर हटाई और उसे उठाया तो देखा कि उसका मुंह एक तरफ से सुजा हुआ है। उसके सालों ने कहा, माँ यह क्या परेशानी बताएंगे, इनको इनकी परेशानी तो साफ नजर आ रहा है, इनके अचानक क्या हो गया, जब यह आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में दामाद जी को जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास चले गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया है। शाम तक तो यह बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने इधर उधर देखा और उसने कुछ अपने हाथ से सूजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वह चकरा गया। वैद्य जी सोचा कि यह कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सब उसको देख रहे थे कि हो क्या रहा है। फिर वैद्य ने उसको मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते सब देखकर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। ससुर ने पूछा, दामाद जी यह क्या है, आपके मुंह में लड्डू। उसने सारी बात सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह मेरा दामाद, कैसा बेवकूफ है, ऐसी ही परेशानी थी तो बता ही दिया होता। अब दूसरे मित्र की बारी आई। उसने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, मेरी बेवकूफी का किस्सा सुनोगे। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहनकर जाना चाहिए। मैं गांव के बाजार से जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर और कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते कुछ मुझे शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा कि वहां पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े को नहीं देखेगा। तो वहीं पर एक खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया मुझे और उसके पास में एक झोपड़ी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस झोपड़ी में मैं अपने नए कपड़े खोलकर बदल लूं और आज की रात यहीं बिता लूं। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वही झोपड़ी में अपने कपड़े उतार कर टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ा देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास ही में खेत में एक घर बना हुआ है। क्यों ना यहीं से 2 रोटी मांग कर खा लूं और रात गुजार लूं। कमर में गमछे लपेटकर वहां पर पहुंच गया। खेत में घर था, उसमें बिजली
वगैरह कुछ भी नहीं थी। खेत में नया मकान बना था, इसलिए उस वक्त तो वहां पर बिजली नहीं थी। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, मैंने आवाज लगाई, लेकिन उसे मूर्ख को यह पता नहीं था कि वह घर उसके ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनाया था। अब उसके सास ससुर और साले तो सब सो रहे थे और उसकी सास और उसकी पत्नी बैठी बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज लगाई तो उसकी सास ने कहा, बेटी, लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है। जा, यह 2 रोटी और सब्जी उसे दे दो। हाँ, बिजली नहीं है तो तू यह मोमबत्ती ले जा। मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लगा, लेकिन वो मुझे ना देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दी, मैं चौंक गया। यह तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है। और मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दी। पीछे देखा तो गाय भैंस के गोबर की ढेरी लगी थी। मैं पीछे चलता चलता उस झेड़ी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने सब घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले दौड़कर बाहर आए, मुझे उठाया, निहाया, धुला, साफ किया और पूछा, दामाद जी, आप यहाँ कैसे और इस हालत में? मैंने अपनी सारी बातें बताई। मेरे ससुर और साला ने कहा, वाह रे बेवकूफ, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना है, हमें तो आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का किस्सा भी खत्म हुआ। अब आई बारी तीसरे मित्र की। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है और मैं अपनी पत्नी को अपने घर पर ही छोड़कर, क्योंकि हम घर में 2 ही आदमी थे, इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ के हाल चाल पूछकर आता हूँ। मैं अपने ससुराल पहुंच गया। सास के हाल चाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई नहीं था। 2 साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमने बातें कर ली। अब सास को खेत पर खाना देने जाना था, तो मैंने भलाई लेते हुए कहा, माताजी, आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लाइए खाना मैं दे आता हूँ। मुझे बता दीजिए कौन सा खेत है। सास ने खेत का पता मुझे बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। वहां चौराहे पर एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ देखा नहीं था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई यह क्या है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के राजा को अगर कोई लगान समय पर नहीं देता है तो उसे आदमी को इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा, ये चीज तो पहली बार देखी है, क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं पर रखी और काठ में अपना सिर झुकाकर देखने लगी। वहां पर एक पत्थर था, जिससे मैंने उसे ठोक लिया तो वह थोड़ा सा सख्त हो गया। इतनी ही देर में एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी को पोटली उठाया। मैंने वो पत्थर से कुत्ते को भगाने के लिए मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया। अब मैं उस काठ में से हिल नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा, वो इंतजार करते करते शाम हो गई। वे दोनों गुस्से में आग बबूला होते हुए घर पर आए और अपनी अपनी पत्नी पर बरस पड़े। सास चौंक गई कि ऐसा क्या हुआ। दिन में ही तो दामाद जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथ
आपके लिए खेत पर भिजवाया था, क्या पहुंचे नहीं? ससुर ने कहा, दामाद जी खाना लेकर वहां तो कोई भी नहीं पहुंचा। अगर वह वहां नहीं पहुंचा और यहाँ भी नहीं है तो वह गए कहाँ? लड़ाई वगैरह सब भूलकर साले और ससुर सब दामाद जी को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उससे पूछते जाते। एक आदमी मिला जिसने बताया कि आपका दामाद जी तो गांव के चौराहे पर काठ में अटका हुआ पड़ा है। अब वो ससुर था। ससुर सोचने लगे कि मेरा दामाद ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि मेरा दामाद को काठ में बंद कर दिए। चलो राजा के पास ही चलते हैं। वो और उसके साले पहुंच गए एक राजा के पास और राजा से कहा, महाराज मेरे दामाद जी से ऐसी क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काठ में दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज भी किसी भी व्यक्ति को काठ में देने का या दिलवाने का हुक्म नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया है। राजा उसने सिपाही, ससुर और साले सब मिलकर वहां चौराहे पर पहुंचे और काठ में दामाद को देखकर उसी से पूछा कि तुम्हें काठ में किसने डाला? उसने सारी बीती हुई बात बता दी। सबके सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े कि वाह रे बेवकूफ, ऐसी बेवकूफी कि खुद के खुद ही काठ में गिर गए और उसको वहां से निकाला और घर ले गए। यह तीसरी मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मैं और मेरी पत्नी और बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई और मैं खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर रह गया। जब शादी का वक्त आ गई तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा। मैं आनन फानन में कपड़े डालकर ससुराल पहुंच गया। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गान बजान हो रहा था, लोग सब खाना खा रहे थे। मैंने भी खाना खाया। उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा मुझे याद आया कि मैं तम्बाकू तो अपने घर ही भूल आया हूँ। मैं ठहरा तम्बाकू का आदि। मुझे तम्बाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? बिना तम्बाकू खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती। अब मैं वह पूछूं भी तो किससे पूछूं? शादी के घर में इतने सारे लोग थे और ऐसा माहौल, मेरे ससुराल में कोई भी तम्बाकू नहीं पीता। मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी न सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वो दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा कि तंबाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तंबाकू को भैंसों के घर में रख दिया गया है। आप वहां से जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के घर में पहुंच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोला चाहा, लेकिन मुझे तो कहीं भी तम्बाकू नजर ना आई। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उससे बताया कि मुझे तो कहीं भी तम्बाकू नजर नहीं आई। तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूं? आप देख रहे हो मेरे दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगी है। मैं चल भी ही नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा, तुम बस मुझे उंगली से इशारा कर देना, मैं ले लाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और गाय भैंस के घर की तरफ बढ़ने लगा। जब गाय वहां पर बिजली तो आ नहीं रही थी। जब मेरी
पत्नी मेरे कंधों पर बैठी थी तो दूर से कंधे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंस सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी और सब अपने खुट्टे से अपनी रस्सी तुड़ा तुड़ा कर भाग गई। जब वह भाग रही थी तो जो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था वहां से सारे घर वाले भागकर और भैंस घर में आए। यह देखने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय और भैंस अपने खुट्टे से तुड़ा तुड़ा कर भाग गई। जब वे लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे संभालने का मौका ही नहीं मिला। मेरे सालों ने ससुर ने ऐसे देखा तो उन्होंने मुझे पूछा, दामाद जी यह क्या हो रहा है? आप बिटिया को ऐसे कंधे पर उठाए क्यों हैं? मैंने अपनी सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करने से पहले हमसे कह दिया होता, हम ही तंबाकू मंगा देते, मेरा खिस्सा भी समाप्त हो गया। अब बताइए हम चारों में से कौन सबसे ज्यादा मूर्ख हैं? तो वहां के जो बुजुर्ग थे उसने कहा, देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, तो तुम चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख जो काठ में अपने आप गिर पड़े, इसलिए सबसे ज्यादा मूर्ख तो ये है। ना तो उसे इससे कोई लालच था, ना कोई कुछ काम था, और तुम बिना मतलब का ही काठ में जा पड़े, इसलिए सबसे ज्यादा मूर्ख तो तुम ही हो। दोस्तों, यह कहानी किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करें, और हमारी कहानी को पूरे अंत तक देखने के लिए आपका हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।